वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट जो रह गया था हमारा सैम्पल पेपर 2 का। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेक्शन सी से। सबसे पहला क्वेश्चन है नर्स्ट इक्वेशन का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से। तो जब भी नर्स्ट इक्वेशन के बेस पे क्वेश्चन आता है तो हमने सबसे पहले ये देखना होता है कि यहाँ पे हमें कंसंट्रेशन सेम तो नहीं दी हुई। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे तो ये कंसंट्रेशन हमें सेम दी हुई है। जब कंसंट्रेशन सेम दी हो तो हम लोग नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नर्स्ट इक्वेशन तभी अप्लाई होगी अगर डिफरेंट कंसंट्रेशन होगी। अगर कंसंट्रेशन सेम है फिर तो आप सिंपल ई नॉट सेल जो है वही ई सेल के बराबर आ जाएगा। ई सेल जो है वो ई नॉट सेल के इक्वल आ जाएगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे जैसे अगर हम लोग ये फॉर्मूला लगाते भी हैं इस कॉन्सेंट्रेशन, अगर ये वाली दोनों चीजें सेम होगी तो ये सारा का सारा क्या आ जाएगा, log 1 1 जीरो होता है तो ये पूरी की पूरी टर्म ही क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे हमें सिंपल कैथोड और एनोड की आपने कैथोड की और एनोड की वैल्यू पुट करनी है जो हमें दी हुई है। कैथोड हमारे पास कॉपर एक्ट कर रहा है तो उसकी वैल्यू होती है 0.34 और एनोड की हमारे पास दी हुई है -0.22। तो ये माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा तो ये हमारे पास 0.34 प्लस 0.22, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 एंड 5 0.56 वोल्ट। ठीक है बेटा। तो अगर यहाँ पे सपोज करो डिफरेंट होती कंसंट्रेशन तब ये हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करके कर सकते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कॉलरिश लॉ में से। कॉलरिश लॉ का में हमने क्या करना है, सबसे पहले कॉलरिश लॉ में उसने हम कॉलरिश लॉ पहली बात तो हम लोग ये न्यूमेरिकल यूज कब करते हैं, जब हमने मोलर कंडक्टेंस निकालनी होती है एट इनफाइनाइट डिल्यूशन किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट की एट इनफाइनाइट के ऊपर कंसंट्रेशन निकालनी पॉसिबल नहीं है। उसका कारण क्या है कि इन्फिनिटी के ऊपर भी हम लोग जैसे डिल्यूट करते रहते हैं तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ते रहते हैं। तो हम लोग इसकी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट भी निकाल नहीं सकते, क्योंकि जब भी थोड़ा सा भी वाटर डालते हैं नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएशन तो होती नहीं अभी के इलेक्ट्रोलाइट में। इसलिए इसके हम लोग इसको कैसे निकालते हैं, विद द हेल्प ऑफ मोलर कंडक्टिविटी और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की देखो तीनों की हमें वैल्यू दी हुई है, इसकी हेल्प से हमने इसकी निकालनी है। तो अगर आप ध्यान से देखो ये दोनों हम लोग अगर इसको ऐड कर दें, आपने हमेशा पेपर में क्या करना है ये देख लेना कि ये कैटायन और ये एनायन है। ये कैटायन और एनायन किन दो में से मिल रहा है, इसमें से, और इसमें H मिल जाएगा, इसमें हमें एसिडेट आयन मिल जाएगा। तो इनको हम लोगों ने ऐड कर देना है। यहाँ पे हम लोग कहेंगे CH3COO Na प्लस यहाँ पे हम लिखेंगे HCl, और यहाँ पे हमारे पास जो NaCl है इसकी वैल्यू को माइनस करेंगे, क्योंकि हमें ये चीज़ और ये चीज़ नहीं चाहिए तो हम लोग यहाँ पे NaCl की माइनस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे भी कॉलरिश लगा के आयंस को अलग अलग लिख देंगे, यहाँ पे भी अलग अलग लिख देंगे, यहाँ भी अलग अलग लिख देंगे, और साथ ही साइमल्टेनियसली हम लोग इनकी वैल्यूज को भी फिल कर देंगे। जैसे इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 95.5, इसकी दी हुई है 426.9 और इसकी दी हुई है 120.4। तो इसको जब हम लोग सारा कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास लगभग, इसको अगर करते हैं तो इतना आएगा 120.4। तो ये कर आगे हमारे पास 404 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इन वर्स आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, एट इनफाइनाइट डिल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट की हमारे पास कंडक्टिविटी आ गई। क्लियर है। तो इस तरह से हमने ये वाला सम करना है। नेक्स्ट सम हमारा पास केमिकल काइनेटिक्स में से है। ये पहले भी हमने क्वेश्चन किया हुआ। केमिकल काइनेटिक्स में जब भी एक्टिवेशन एनर्जी का सम न्यूमेरिकल आए तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, log K2/K1 इज इक्वल टू EA 2.03 R T2 T1 मल्टीप्लाई T2। ये फॉर्मूला हमेशा आपने याद रखना है। हमें दो टेम्परेचर दिए होंगे, दो रेट कांस्टेंट दिए होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ो तो केमिकल रिएक्शन डबल्स, रेट जो है वो डबल हो जाता है। अगर मान लो पहले हमारे पास रेट था K, बाद में नया रेट कांस्टेंट क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ने पर डबल हो गया। तो पहला टेम्परेचर कितना मान लेते हैं, उसने कहा है कि 10 डिग्री बढ़ रहा है, तो पहले कितना बताया हुआ 298 298, तो इसका मतलब नया टेम्परेचर क्या हो जाएगा 308। तो हमारे पास ये वैल्यूज दी आ गई सारी की सारी। आर की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 8.314। आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, बेसिकली हमें वर्क डन बताता है पर डिग्री पर मोल। तो ये सारी वैल्यूज फिल करने पर हमारे पास 2K ओवर K
इज इक्वल टू ए 2.303 इंटू 8.314 और यहाँ पे हमारे पास 308 माइनस 298 और नीचे 308 मल्टीप्लाई 298 ये आ जाएगा। तो ये सॉल्व करने पर log 2 की वैल्यू हमारे पास होती है 0.3010। तो ये हमारे पास ये सारा सॉल्व करके ये को सिर्फ यहीं पे रख लो, बाकी सारी चीज़ों को दूसरी तरफ ले जाके इसको हमने निकाल लेना। लगभग आपका जो आंसर आएगा ये जो आपका कैलकुलेट करने के बाद आएगा तो वो 52 पॉइंट समथिंग किलो जॉउल पर मोल आ जाएगा। आएगा जॉउल में, बट आप बाद में उसको क्या करना, किलो जॉउल में चेंज कर देना। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिस्कस दी रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल टू प्रिपेयर ईथर। हाँ जी, जो इथाइल अल्कोहल के हम लोग, ये मैं आपको रिएक्शन लिख के दिखा देता हूँ। जैसे ये मेरे पास इथाइल अल्कोहल है, इसको कॉपर 443 केल्विन के ऊपर अगर हम लोग इसको करते तो हमारे पास ये बनता है। ये रिएक्शन बेसिकली टेम्परेचर डिपेंडेंट है। इसमें इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट भी बनता है और डाई इथाइल ईथर भी बनता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, और एट द एंड 443 पे हमारे पास इथीन बनता है। तो इसका उसने पूछा कि मैकेनिज्म कैसे होगा। तो आपने क्या करना है यहाँ पे कॉपर की बजाय आप लिखो सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि एसिडिक डिहाइड्रेशन करनी ना आपने। यहाँ पे कॉपर नहीं करना आपने, यहाँ पे लिखो सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है बेटा। अब सल्फ्यूरिक एसिड की जब इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये डिहाइड्रेशन कर देता है, मीन OH यहाँ से निकलेगा और H यहाँ से निकलेगा। तो इसका अब हम लोग मैकेनिज्म समझते हैं कि रिएक्शन होती कैसे है। जैसे फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो स्टेप 1 है, हमारे पास जो ये है इथाइल अल्कोहल है, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसका H आयन जो है ये क्या करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये इसके पास चला जाएगा। ठीक है, ये लोन पेयर इसको दे देगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा CH3 CH2OH H और इसके ऊपर क्या आ जाएगा प्लस चार्ज, क्योंकि इसके पास ये यहाँ पे गड़बड़ हो गई। एक मिनट यहाँ पे पहले ही डाल दिया यहाँ पे ना, एक मिनट इसको रब कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से गलती से लिखा गया था। ये अल्कोहल है, अल्कोहल में जब हम लोग HN इसके ऊपर ये अपना लोन पे HN को दे देता है, हमारे पास ये बन जाता है। और इसी से आगे क्या होता है, फिर यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और अब वो तो पहले इलेक्ट्रॉन छीनने वाला है और उसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, तो ये क्या करेगा, ये जो बॉन्ड है ये यहाँ से टूट जाएगा। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास आ जाएगा CH3 CH2 प्लस, और ये वाटर का लॉस हो गया। पहले स्टेप में क्या हुआ, अटैक ऑफ प्रोटॉन। ये प्रोटॉन आया कहाँ से, सल्फ्यूरिक एसिड से, क्योंकि एसिड है ना ये H आयन देगा। पहले स्टेप में प्रोटॉन का अटैक हुआ, सेकेंड स्टेप में क्या हो गया, लॉस ऑफ वाटर हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, जैसे ये हमारे पास ये वाली चीज आ गई मेरे पास। अब तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे CH3 CH2 ये चीज बन गई, कार्बोकेटाइन बन गया। अब इसके ऊपर डिपेंड करता है कि अब आगे कौन अटैक करने इसके ऊपर आ रहा है। अगर तो टेम्परेचर कम है तो फिर एक और इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूल इसके ऊपर अटैक करेगा, CH3 CH2OH और यहाँ पे आ जाएगा CH3। यहाँ पे आप ऐसे करो, यहाँ पे -H प्लस लिखो, मतलब दो यहाँ कार्बोकेटाइन के आगे दो हिस्से हो जाएंगे। यहाँ तो इसके ऊपर अगेन अल्कोहल मॉलिक्यूल अटैक करेगा, जब ये करेगा तो हमारे पास ये बन जाएगा CH3। पहले मैं इसी को लिख रहा हूँ, ये वाले को CH3 CH2 और इसके ऊपर प्लस था तो ये वाला लोन पेयर जो था ये इसको डोनेट कर दिया इसने, तो ये इसके ऊपर प्लस आ गया। अब तो मेरे पास ये बन गया। अगर ये इस तरह से चलता रिएक्शन, इस तरफ से प्रोसीड करती इस तरह से, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनना था, यहाँ पे बनना था ये वाला, यहाँ से H निकलना था और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाना था। अब यहाँ पे ये बन गया हमारे पास ऑक्सोनियम आयन काइंड ऑफ बन गया, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है तो ये इसके पास चला जाएगा, तो हमारे पास ये इसका प्लस खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास
डाई इथाइल ईथर बन जाएगा। तो आप इस तरह से बता सकते हो कि हम लोग ये रिएक्शन जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर ये 410 के करीब है टेम्परेचर तो ये बनेगा, अगर 443 पे पहुंच जाता है तो फिर ये वाली हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि फिनोल एसिडिक है, क्यों? देखो ये पहले भी मैंने क्वेश्चन वैसे डिस्कस किया हुआ कि वाई फिनोल इज एसिडिक। तो इसका सबसे पहला एक तो आपने पॉइंट लिखना है कि ड्यू टू द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड, ड्यू टू द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड। एक तो ये OH बॉन्ड पोलर है, ये एक रीजन है फिनोल के एसिडिक होने का। दूसरा क्या है, ड्यू टू दी स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन। ये जो एक तो ये बॉन्ड पोलर है और दूसरा क्या है, ठीक है। तो ये जो फिनॉक्साइड आयन है जिसको हम लोग कॉन्जुगेट बेस भी बोलते हैं, ये इसकी स्टेबिलिटी के कारण, इसकी स्टेबिलिटी के लिए हम आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स करते हैं। ये मैंने पहले भी ऑलरेडी पिछले सैम्पल पेपर में डिस्कस किया था, आप देख सकते हो। पूरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनानी है। बट ये 2 पॉइंट आपने जरूर लिखने हैं कि जो फिनोल है वो क्यों एसिडिक है, इट इज ड्यू टू द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड एंड सेकंड इज ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन। तो फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी के कारण, क्योंकि जितना कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतना ही जो ये वाला एसिड है वो स्ट्रांग होगा। अब जैसे अगर अल्कोहल के केस में देखते हैं हम लोग, अल्कोहल के केस में क्या होता है, ये इसका अगर कॉन्जुगेट बेस ध्यान से देखो तो दिस एल्कोक्साइड आयन इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ ROH। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये R जो है वो प्लस आई इफेक्ट के कारण क्या कर रहा है, इसके ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज को और बढ़ा रहा है, जिसके कारण ये वाला कॉन्जुगेट बेस जो है वो अनस्टेबल हो जाता है और रिएक्शन आगे की तरफ प्रोसीड करना पसंद नहीं करती है। जबकि इस केस में क्या है कि ये रिएक्शन आगे की तरफ जाती है क्योंकि इसका कॉन्जुगेट बेस जो है वो स्टेबल है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक मिनट इसको थोड़ा सा, नेक्स्ट हमारे पास था हाँ जी, ये वाला पार्ट है हमारे पास। तो इसमें अब हम लोग नेक्स्ट क्या करने हैं, नेक्स्ट हमने करने हैं जो 5 नंबर वाले, ये एक क्वेश्चन है क्या 3 नंबर में, जो नेमिंग रिएक्शन है। नेमिंग रिएक्शन में हमें कौन कौन सी रिएक्शन दी हुई है, एक दी हुई है हमें हॉफमैन ब्रोमाइन डिग्रेडेशन रिएक्शन, एक डायजोडाइजेशन और गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। हॉफमैन वाली रिएक्शन कौन सी है, हॉफमैन ब्रोमामाइड, देखो डिग्रेडेशन, ठीक है। इसमें एक देखो डिग्रेडेशन का मतलब है कि कार्बन कम हो जाने हैं, इसमें ब्रोमीन का भी इस्तेमाल होगा और अमाइड का इस्तेमाल भी होगा, मतलब इसी से हम लोग रिएक्शन के रिएक्टेंट्स याद रख सकते हैं। तो हमारे पास होता है अमाइड, यहाँ पे लिखा हुआ है अमाइड। तो अमाइड क्या होता है, RCOONH2, और इसकी हम लोग ब्रोमो मीन्स ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो क्या होगा, यहाँ से ये वाला पार्ट जो है ये निकल जाएगा, देखो एक कार्बन कम हो जाएगा यहाँ पे, जितने कार्बन थे, तो इसलिए हम इसलिए डिग्रेडेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। और हमारे पास साथ में क्या बन गया, 2NaBr प्लस Na2CO3 प्लस वाटर। इसी तरह से सेकेंड रिएक्शन हमारे पास है डायएजोटाइजेशन, एजोटाइजेशन ये वाली। इस रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, इसमें एनिलीन को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में हम लोग चेंज करते हैं। ये एनिलीन है, एनिलीन की रिएक्शन हम लोग करवाते हैं NaNO2 प्लस HCl, इन दोनों के मेल से हमारे पास नाइट्रस एसिड बनता है। ये कोल्ड कंडीशन में रिएक्शन होती है
0 से आप कह लो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास, जो मैं मेन प्रोडक्ट लिख रहा हूँ इसमें बन जाता है ये N2Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसी तरह से तीसरी रिएक्शन है हमारे पास गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, इसको रफ करके लिख देता हूँ मैं, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन में हमारे पास क्या बनेगा, थैलेमाइड से हम लोग रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, CONH, तो इसमें हम लोग डालेंगे KOH। ये बेस है, बेस क्या करेगा, यहाँ से H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। यहाँ पे N और साथ में क्या आ जाएगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज और इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। उसके बाद हम इसमें क्या ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे अल्काइल हैलाइड। अब क्योंकि अल्काइल हैलाइड यहाँ पे हमारा प्राइमरी होना ही जरूरी है, क्योंकि ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड होती है, मतलब कि ये एक स्टेप में ही होनी है, क्योंकि ये इतना बड़ा जो इसके साथ ये ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ से ये KX निकल जाएगा और R यहाँ पे लग जाएगा। तो हमारे पास ये फिलहाल इतना पार्ट क्या हो गया, कुछ भी नहीं किया, जस्ट यहाँ पे हमारे पास N था और साथ में क्या लग गया R। अब इसमें मैं दोबारा से क्या करूँगा, KOH डाल दूंगा बेस। तो ये बेस क्या करेगा, ये जो दो बॉन्ड है ये और ये, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा के यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे O आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे KO आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, RNH2। ये RNH2 बन गया हमारा, प्राइमरी अमीन बन गया, और साथ में क्या बन गया हमारे पास, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग, इस तरह से हम लोग ये वाली रिएक्शंस को याद कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसी तरह से अब हम लोग करेंगे जो सेक्शन डी है, 5 नंबर वाले मार्क्स वाले क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई जिंक, कैडमियम एंड मर्करी आर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, व्हाई दे एक्ट एज या व्हाई दे आर कॉल्ड एज जिंक, कैडमियम एंड मर्करी, इनको नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, जबकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाता है, पर फिर भी इनको नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट की एक डेफिनेशन ये है कि इनके पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होने चाहिए, इनकम्प्लीट डी सबशेल या पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होने चाहिए। एक तो ये कंडीशन है, इनकम्प्लीट होनी चाहिए, और ये जो इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल है, या तो ये अपनी एलिमेंट्री स्टेट में हो, एलिमेंट्री स्टेट में हो मतलब जिसमें वो एग्जिस्ट करते हैं, या फिर एनी ऑफ द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, किसी एक कॉमन ऑक्सीजन स्टेट में भी अगर हो इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, तो हम लोग बोल देते हैं कि ये क्या है, एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। अगर मैं जिंक के केस में करूं, तो जिंक की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गॉन 4s2 3d10। तो जिंक की अगर हम लोग ये एलिमेंट्री स्टेट में देखते हैं, तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स पूरे हैं। अगर मैं इसकी सबसे कॉमन ऑक्सीजन स्टेट जिंक 2 पॉजिटिव अगर ये वाली देखता हूँ, तो इसमें क्या है, इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल गए, तो हमारे पास क्या बचा, 3d10, ये तो खत्म हो गया, तो अभी भी डी जो है वो पूरे के पूरे हैं। इस वजह से हम उसको क्या करते हैं, ट्रांजिशन नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, या इसको कंसीडर नहीं करते ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि ये एक ही परिवार है सारा, जिंक कैडमियम मरकरी, इस वजह से इन तीनों के लिए ये चीज हम लोग कह सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि ट्रांजिशन मेटल्स ऑफ 3D सीरीज डू नॉट शो वेरिएबल, विच ट्रांजिशन मेटल ऑफ 3D सीरीज, कौन सा एलिमेंट है ट्रांजिशन 3D सीरीज का जो कि वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो नहीं करता, तो वो स्कैंडियम, ये सिर्फ और सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड शो कैटालिस्टिक एक्टिविटीज, जो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हुए हैं, क्योंकि इनके ये तो मल्टीपल बॉन्डिंग बनाने में सक्षम है, मल्टीपल बॉन्ड बना लेते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वेकेंट डी ऑर्बिटल इनके पास होते हैं, जिस वजह से ये सरफेस प्रोवाइड कर देते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को, और ये अल्टरनेट जो लोअर एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, मीन्स
एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करके एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करते हैं ताकि रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना दे। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट्स के कारण जो ट्रांजिशन मेटल है वो कैटालिटिक एक्टिविटी शो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज हाई। मेल्टिंग पॉइंट क्यों इनका ज़्यादा होता है? देखो, मेल्टिंग पॉइंट के लिए हमारे पास मेन चीज़ है कि इनकी बॉन्डिंग जो होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस दैट होल्ड देयर एटम्स टुगेदर। इनके मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होने का रीज़न क्या है कि बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, because of the strong forces that hold their atoms together। अच्छा, एक चीज और भी है बेटा, यहाँ पे जैसे सपोज करो ये आपके पास कोई मेटल है, अब इसमें छोटे छोटे क्या है, ये मेटल के एटम्स है। तो हमने क्या कहा है कि मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि इनके एटम के मेटल एटम के बीच में जो फोर्सेज है बहुत स्ट्रांग होती हैं। अब ये फोर्सेज किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? ये फोर्सेज डिपेंड करती हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे भी डिपेंड करती हैं। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतना ही मेटेलिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा। यही रीज़न है, इसी रीज़न के कारण जो हमारे ये वाला है क्रोमियम है, क्रोमियम के नीचे मॉलिब्डेनम है और टंगस्टन है, ये वाला जो ग्रुप है इनको हम लोग हार्ड मेटल भी बोलते हैं। और जो आगे चलते जाएं लास्ट में कौन सी आ गई? जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, भी जो ऊपर हमने पढ़ा था। ये वाले जो हैं ये सॉफ्ट मेटल है। ये ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि वाई दीज आर कॉल्ड हार्ड मेटल्स, वाई दीज आर सॉफ्ट मेटल। ये हार्ड मेटल है क्योंकि इनके मेटल एटम के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होती हैं जो इनके एटम को बांध के रखती हैं, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है। इस वजह से ये बहुत ही सॉफ्ट मेटल है। ठीक है, इवन मरकरी तो हमें पता ही है, मरकरी जो है वो लिक्विड स्टेट में हमें मिलता है। ठीक है बेटा, तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वाई कॉपर आयंस कलर्ड एंड जिंक इज कलरलेस। सेम हमने यहाँ पे रीजन क्या बताना है कि जो कॉपर 2 पॉजिटिव है वो कलर्ड क्यों है? क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ये आपने हमेशा ही याद रखना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आए तो आपने ये लिखना है कि जो चीज़ कलर्ड है इसका मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लेते हैं, आर्गोन 4s1 3d10। तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, तो हमारे पास 3d9 आ जाएगा। और 3d9 में अगर आप इसको करके देखोगे डी ऑर्बिटल में तो यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। इसी तरह जिंक 2 पॉजिटिव में भी क्या होगा? वैसे जिंक की कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d10। अब 2 पॉजिटिव है तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, अब डी में फुली फिल्ड है, इट मीन्स नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो सो नो कलर इज देयर। ठीक है, कोई डी ट्रांजिशंस नहीं होगी, यहाँ पे होंगी। इस वजह से जो कॉपर है वो कलर है, कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, और जो जिंक आयन है वो कलरलेस है, एक्वस स्पीशीज। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है बेटा अपना कौन सा, लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता देता हूँ क्योंकि ये आमतौर पे पेपर में आता ही आता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर ओ, रोबोक लिखना आपने, रोबोक, RBO, रोबोक। ठीक है, ये जो आर है ये हमें बताता है रेडियो एक्टिविटी, ये जो ओ है ये हमें बताता है किस ऑर्बिटल में हमने इलेक्ट्रॉन को डालना है, और ये बताता है हमें बी से बेसिक नेचर कि कौन सा कम ज़्यादा बेसिक है, कौन सा कम बेसिक है। और ये वाला बी हमें बताता है बाइंडिंग एनर्जी, और ये हमें बताता है ऑक्सीडेशन स्टेट, और सी हमें क्या बताता है? कॉन्ट्रैक्शन। मतलब आपको लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में डिफरेंस बताना है, तो लेंथेनाइड के केस में आप क्या बोलोगे? लेंथेनाइड क्या होते हैं? रेडियो, उसकी रेडियो एक्टिविटी तो हम लोग कहेंगे कि ये नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं जो लेंथेनाइड्स हैं, नॉन रेडियो एक्टिव है एक्सेप्ट प्रोमीथियम। और ये क्या है? जो एक्टेनाइड होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। इसी तरह से लेंथेनाइड के केस में क्या होता है?
4f में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, ऑर्बिटल्स में भरते हैं, और एक्टेनाइड के केस में हम लोग किस में भरते हैं, 5f में भरते हैं। इसी तरह से ये लेस बेसिक होते हैं और ये मोर बेसिक होते हैं। इसी तरह से आप बाइंडिंग एनर्जी के केस में भी आप इसको इसी तरह से बता सकते हो कि लेंथेनाइड के केस में जो बाइंडिंग एनर्जी होती है 4f इलेक्ट्रॉन की, 4f इलेक्ट्रॉन है मोर बाइंडिंग एनर्जी, और इसके केस में बाइंडिंग एनर्जी, और इसके केस में एक्टेनाइड के केस में क्या होगा, जो 5f इलेक्ट्रॉन है उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, लेस होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट जो लेंथेनाइड वाले हैं वो शो करते हैं प्लस अप टू +4, और जो एक्टेनाइड है वो अप टू +7 शो करते हैं। इसके केस में कॉन्ट्रैक्शन में केस में क्या बताओगे, लेंथेनाइड के केस में बताओगे कि इसमें कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो लेसर होती है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लेसर होती है, और एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो ज्यादा होती है, मोर एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये आप इस तरह से ये वाला सिर्फ इतना ये याद रख लो, 2 बार आप लिख के देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। इससे आपने बताना है कि रेडियो एक्टिविटी का बताना है कि कौन से ये वाले लेंथेनाइड जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं, जबकि नॉन ये वाले जो एक्टेनाइड है वो रेडियो एक्टिव होते हैं। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है प्रोमीथियम की। इसी तरह किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, बेसिक नेचर क्या है, बाइंडिंग एनर्जी किसकी कम है किसकी ज़्यादा, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी तक शो करते हैं, इस तरह से आप इसको इजीली याद कर सकते हो। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है ये नेमिंग रिएक्शंस आ गई। नेमिंग रिएक्शन हम पहले भी कर चुके हैं। बल्श-हाइमन रिएक्शन क्या होती है, बल्श-हाइमन रिएक्शन में हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से स्टार्ट करते हैं और फ्लोरोबोरिक एसिड की, दिस इज फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड। तो हमारे पास सीधा मैं प्रोडक्ट ही बना देता हूँ, साइड प्रोडक्ट बजाय यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन लग जाएगा। ठीक है। इसी तरह से फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या है, फिंकलस्टीन रिएक्शन जो है वो हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन है। यहाँ पे RX + NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, और यहाँ पे ये चीज़ निकल जाएगी और हमारे पास क्या बन जाएगा, R, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे आना था I, ठीक है, प्लस NaX। तो मतलब ये वाला हेलोजन यहाँ पे चला गया और ये वाला इसके साथ आ गया। ठीक है। स्पेशली अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए स्वार्ट्स रिएक्शन इसी तरह से होती है, वहां पे हम लोग सिल्वर फ्लोराइड लेते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है ये वाली उलमैन रिएक्शन। उलमैन रिएक्शन में क्या है, ये आइडोबेंजीन की होती है। आइडोबेंजीन को कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में करवाते हैं, इनकी कपलिंग हो जाती है तो ये बीच में से निकल जाता है, तो हमारे पास डाइफिनाइल बन जाएगा। ठीक है। और इसी तरह से स्वार्ट्स रिएक्शन मैंने अभी बताया, स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होता है, स्वार्ट्स रिएक्शन में उसी तरह से अल्काइल हलाइड प्लस यहाँ पे सिल्वर फ्लोराइड लेते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ निकल जाएगी और हमारे पास RF बन जाएगा। क्योंकि वैसे तो फ्लोराइड बहुत एक्सप्लोसिव होते हैं, इस वजह से हम लोग इसको इनडायरेक्ट हलाइड एक्सचेंज मेथड से बनाते हैं। ठीक है। गेटरमैन रिएक्शन हम कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में करते हैं, हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। इनके याद रखने के मैंने तरीके ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, आप उसको वीडियो देख सकते हो जाके। ठीक है। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये वाला बन जाएगा। ठीक है जी। तो इस वजह से ये सारा का सारा हम इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है SN1 SN2 रिएक्शन। तो SN1 SN2 रिएक्शन को भी हम लोग एक तरीके से याद कर सकते हैं तो बड़े तरीके हैं। तो आप सिंपल क्या किया करो, इस जैसे SN1 SN2 को आपने याद रखना है तो आप क्या करो, इसका एक हेडिंग्स बना लो। हेडिंग्स क्या है, जैसे सबसे पहले आप ये देखो कि मैंने मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में बताना है, M इसका याद कर लो। फिर इसके बाद मैंने इसमें ऑर्डर के बारे में बताना है, फिर इसमें हमने स्टेप्स के बारे में बताना है कि ये कितने स्टेप्स में होगी। फिर हमने बताना है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर इसमें क्या होता है, मतलब कौन सा अल्काइल हैलाइड जो है वो SN1 के थ्रू जाना पसंद करता है और कौन से वाला SN2 के थ्रू जाना पसंद करता है। इसी तरह से रेट लॉ को एक्सप्रेस करके दिखा सकते हो। फिर आप बता सकते हो कि इसमें किस तरह के न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत है। फिर आप इसमें और बता सकते हो कि कॉन्फ़िगरेशन इसमें कैसी होती है, इन्वर्ट होती है या रिटेन होती है, या दोनों ही चीज़ें होती हैं। ठीक है।
मॉलिकुलैरिटी में जैसे हम लोग बता सकते हैं कि ये यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन है, ये यूनिमॉलिकुलर है, ये बाई मॉलिकुलर है, ये जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी ये वाली, और ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ये हमारे पास अगर यहाँ पे आप ये जरूर याद रखना स्टेप्स के केस में, अगर यहाँ पे 1 लिखा तो आपने 2 स्टेप्स में होगी, और यहाँ पे ये 1 स्टेप में होगी। रिएक्टिविटी ऑर्डर में ये अगर क्योंकि ये 2 स्टेप्स में होगी, इसका मतलब इसमें कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन कौन सा ज़्यादा सबसे स्टेबल होता है, ये वाला। और इस केस में क्या होगा, यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री बनेगी। रेट के केस में यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे Rx लिखेंगे, और इसके केस में क्या करेंगे, क्योंकि ये एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पे जो हमारा रेट है वो Rx की कंसंट्रेशन में भी डिपेंड कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन में भी डिपेंड कर रहा है। इसी वजह से ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन थी 1+1। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ये 1 था इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी। न्यूक्लियोफाइल के केस में क्योंकि यहाँ पे ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में हो रही है, मतलब पहले केस में कार्बोकेटाइन बन रहा है, फिर सेकंड केस में न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। अब कार्बोकेटाइन तो बन ही गया, इस वजह से न्यूक्लियोफाइल हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए वीक लेते हैं। यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा क्योंकि एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है। कॉन्फ़िगरेशन के केस में क्या है, क्योंकि यहाँ पे पहले कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन जब बन जाएगा तो फिर वो अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेगा कि अटैक आगे से भी हो सकता है तो बैक साइड से भी हो सकता है, इसलिए इसमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकती है और इन्वर्शन भी हो सकती है। जबकि इस केस में क्या होगा, इस केस में हमेशा इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ही होगी। तो आप ये पहले पहले वर्ड्स से न्यूमेरिक्स तैयार कर सकते हो, तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन हेलोल्केन एंड हेलोरीन्स, ये भी आप कर सकते हो। हेलोल्केन्स क्या है और हेलोरीन्स क्या है। जब भी अल्केन, जैसे हमारे आपके पास ये अल्केन है, इसका एक H निकाल के अगर हेलोजन लगा देते हो तो ये एक तरह का डेरिवेटिव ऑफ अल्केन हो गए। और इसी तरह से अगर आपके पास एरोमेटिक एरीन है, तो जैसे ये वाला हो गया C6H5 हो गया, तो इसका अगर एक H हटा के हेलोजन लगा देंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा हेलोरीन्स बन जाएगा। और इसी तरह से आइडोफॉर्म का यूज़ बता सकते हैं। आइडोफॉर्म का यूज़ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे हमारे पास दो कीटोन्स हों तो कीटोन्स को हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट करना है तो हम लोग आइडोफॉर्म टेस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन आ गया CH3 CH2CO CH3, और एक आपके पास आ गया CH3 CH2 CO CH2 CH3। तो ऐसे कंपाउंड्स जैसे इसमें सेम फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो इस केस में हम लोग फिर देखते हैं कि मिथाइल कीटोन किस में प्रेजेंट है। जिसमें मिथाइल कीटोन होगा वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, जिसमें मिथाइल कीटोन नहीं होगा वो टेस्ट नहीं देगा। अच्छा, अगर जिसमें मिथाइल कीटोन नहीं है तो आप ये देख लो कि क्या ऑक्सीडेशन करने पर बना देगा। जैसे सपोज मैं आपको कहूँ कि क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो आप क्या करो, आप कहो कि इसकी ऑक्सीडेशन करनी है। ऑक्सीडेशन मीन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये वाला निकल जाएगा पार्ट, तो हमारे पास क्या बनेगा CH3CHO। तो यहाँ पे मिथाइल कीटोन बन गया, तो इस वजह से ये इथाइल अल्कोहल भी आइडोफॉर्म टेस्ट जो है वो देता है। होगा बेटा आपको पता लग गया होगा, अच्छे से करना। ओके बेटा।